हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम देखने जा रहे हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन सी होती हैं। ये हमारे क्लास 9 की पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें हम देखने जा रहे हैं कि जो ये पदार्थ होते हैं ये विभिन्न सामग्री से मिलकर के जो सामग्री से मिलकर वस्तुएं बनती हैं उन्हें पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है और गैसीय अवस्था होती है। ठोस अवस्था कैसी होती है, सबसे पहले हम ठोस अवस्था के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं ये मैच बॉक्स लेती हूँ और इसके चारों ओर ये निशान लगाती हूँ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसने कुछ न कुछ स्थान घेरा है। इसकी देखो ये निश्चित सीमाएं भी है, स्थान घेरा है, तो इसका मतलब इसका निश्चित आयतन भी होता है। जैसे ये कॉम्ब लेकर के तो ये हमने चारों ओर निशान लगाया। तो इससे क्या हुआ, हमें पता चला कि सभी जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ होते हैं, ये कुछ स्थान घेरते हैं, इनकी निश्चित सीमाएं होते हैं। और एक रबड़ पर हम क्या है ऐसे बल लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसको जैसे बल लगाते हैं तो ये खुला हो जाता है। जब हम छोड़ते हैं तो वापस उसी आकार में आ जाता है। तो रबड़ बैंड को क्या है, खींच कर जब हम छोड़ते हैं तो वापस उसी आकार में आ जाए। जैसे हमने देखे होंगे, चीनी देखी होगी, उसके जो दाने होते हैं उन्हें क्रिस्टल्स कहते हैं। जैसे हमने नमक देखा है। तो ये सब क्या होता है कि ये हम इसमें मतलब चाहे जिसमें भी डालें पर इसके क्रिस्टल का आकार कभी नहीं बदलता, इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता। ये जो हम स्पंज लेते हैं, तो स्पंज क्या है, क्या है कि ये ठोस है, फिर भी इसका संपीड़न होता है, क्योंकि जब हम इसको दबाते हैं तो इसमें से हवा होती है वो बाहर निकल जाती है। ठोस होने का कारण ये है कि बाह्य बल लगाने पर रबड़ का आकार बदल जाता है। रबड़ का आकार बदलना, बाह्य बल लगाने पर रबड़ का आकार रबड़ रबड़ का आकार बदलना। जब हम बाह्य बल लगाते हैं तो हमने क्या देखा कि रबड़ का आकार बदल जाता है, और बल हटाने पर रबड़ का पुनः अपने आकार में आना। बल हटाने पर रबड़ का अपने मूल स्वरूप में आना। पहले जो स्वरूप था ना उसी में आना, मूल स्वरूप में आना। जब हम बल हटा देते हैं तो रबड़ क्या है, जो अपना आकार था पहले उसी में वापस आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर टूटना, अत्यधिक यानी कि ज्यादा जोर लगाएंगे तो ये क्या होगा, अत्यधिक बल लगाने पर क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अत्यधिक बल लगाने पर टूटना। यदि अत्यधिक बल लगाएंगे तो क्या होंगे, टूट जाएंगे। और दूसरा क्या होता है, अब चाहे नमक है, सरकार को अपने हाथ में लेते हैं, प्लेट या जार भी जिसमें भी रखते हैं, तो इसके क्रिस्टल का आकार नहीं बदलता। तो क्या होता है, क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता। जो क्रिस्टल होते हैं ना उनका आकार नहीं बदलता।
उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्पंज ली थी उसमें क्या है कि बहुत सारे छोटे छिद्र होते हैं। जो स्पंज ली थी हमने उसमें बहुत सारे छोटे छिद्र होते हैं। स्पंज में छोटे छोटे छिद्र, स्पंज में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और उन छिद्रों में क्या होती है, छिद्रों में वायु होती है। छिद्रों में क्या होती है, छिद्रों में वायु होती है। दबाने पर वायु का बाहर निकलना, दबाने पर वायु का बाहर निकलना। जब हम दबाएंगे स्पंज को तो उसमें जो वायु होती है वो क्या है, बाहर निकल जाती है। तो ये सब पदार्थ हमने देखे, ये ठोस हैं। इनके ठोस होने का क्या कारण है, क्योंकि इनके बाह्य बल लगाने पर ये रबड़ का आकार बदलना। जब रबड़ पे हमने बाह्य बल लगाया तो रबड़ अपना आकार बदल देता है, परंतु जैसे ही हम रबड़ को छोड़ते हैं तो रबड़ अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं। और यदि हम इस पर बहुत ज़्यादा बल लगाएंगे तो ये टूट जाते हैं। अब जो क्रिस्टल्स होते हैं चीनी के, नमक के, उनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता, चाहे हम जिस मर्जी चाहे बर्तन में डाल लें। जैसे हमने स्पंज देखी थी, तो स्पंज के जो प्रयोग में हमने क्या देखा कि स्पंज में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें वायु होती है। और जब हम स्पंज को दबाते हैं तो वायु बाहर निकलती है। तो दबाने पर वायु क्या है, बाहर निकल जाती है। ये हमने ठोसों के बारे में देखा। अब हम गैसीय अवस्था के बारे में जिक्र करते हैं। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो द्रव अवस्था के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अब हमने कुछ एक्टिविटी देखी कि हमने जैसे खाना पकाने का तेल होता है, दूध होता है, जूस, ये सब क्या होते हैं, कौन कौन से द्रव के उदाहरण देख लेते हैं। कौन कौन से होते हैं द्रव। सबसे पहले द्रव के जो उदाहरण हैं वो कौन से होते हैं, खाना पकाने का तेल, खाना पकाने का तेल, और क्या होता है, जूस। और जितने भी तेल होते हैं, पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि जो तेल होते हैं, जो बालों में लगाने के तेल होते हैं वो भी, पानी, दूध, ये सब क्या है, द्रव अवस्था में होते हैं। जितने शीतल पेय होते हैं, जीरा, लेमन, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, ये सब क्या है, द्रव हैं। तो ये जो जितने भी शीतल पेय होते हैं हमारे, जो भी जूस होते हैं, लीची का जूस, गन्ने का जूस जो हम पीते हैं वो क्या है, द्रव है। बनाना शेक, मैंगो शेक, ये सब क्या है, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये द्रवों के उदाहरण हैं करके। तो हमने देखा कि हमने जिसमें भी डाला, एक तो उन्होंने जिस भी बर्तन में डाला द्रव उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, परंतु जो इनकी क्वांटिटी होती है ना, यदि हमने 50 ml लिया है तो उस क्वांटिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता। परंतु इनका जो आयतन होता है ना वो क्या होता है, आयतन, इनका एक निश्चित आयतन होता है, निश्चित आयतन होता है। इनका आयतन क्या होता है, वो निश्चित होता है। और ये क्या होते हैं कि ये दृढ़ नहीं होते, और ये क्या होते हैं, तरल होते हैं, दृढ़ नहीं होते। ये क्या होते हैं, ये तरल होते हैं। क्या होते हैं, ये तरल होते हैं। और ये क्या होते हैं, वातावरण की गैस से जो मिश्रित होकर के वो जल में घुल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसें होती है, गैसों का विसरित होकर जल में घुलना। वातावरण की जो गैसें होती हैं कौन कौन सी होती है, ऑक्सीजन, और कौन सी होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये विसरित होकर के जल में घुल जाती है। और ये जो गैसें होती हैं ये मनुष्य, पशु पक्षी, जंतुओं और जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक होती है। जलीय जंतुओं और पौधों के लिए आवश्यक होती है। द्रव होता है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में उसका मिश्रण हो सकता है। इनका ठोस, द्रव
द्रव और गैस में क्या होता है, इनका विसरण होता है, परंतु विसरण संभव होता है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में जो विसरण की दर होती है वो अधिक होती है। ठोसों की अपेक्षा जो द्रव होते हैं उनमें विसरण की दर होती है वो अधिक होती है। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला, इनका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है, दृढ़ता नहीं होती, ये तरल होते हैं। वातावरण की जो गैसें होती हैं जैसे CO2 और जो O2 होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये विसरित होकर जल में घुल जाती है, जो जलीय जंतुओं और पौधों के लिए बहुत आवश्यक होती है। द्रव का जो द्रव होते हैं उसका द्रव, ठोस और गैस तीनों में विसरण हो सकता है। द्रवों में जो विसरण की जो दर होती है वो तरल की अपेक्षा अधिक, ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। हमने गुब्बारे वाले को देखा है, गुब्बारे वाले के पास एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। तो ये क्या कारण है कि इतने छोटे से सिलेंडर से वो इतने सारे गुब्बारों में हवा भरता है, तो सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। आइए हम अब एक्टिविटी करके देखते हैं। एक्टिविटी में हमने सीरीज ली, तीनों के जो थे वो उनको उनकी पिस्टन बाहर निकाल दिया, आगे जो है उनको रबड़ के कॉर्ड से बंद कर दिया, एक को हमने खाली रहने दिया, एक में हमने चौक के टुकड़े डाले और एक में हमने पानी डाल दिया। तो अब हमने इसकी गतिशीलता को आसान करने के लिए क्या है कि जो पिस्टन थी उसके थोड़ी मतलब कुछ लगा लिया, तेल वेल लगा करके अब हम ये काफ़ी अधिक होती है। गैसों की संपीड्यता क्या होती है, संपीड्यता काफ़ी अधिक, संपीड्यता होती है वो काफ़ी अधिक होती है। और हमने इसमें क्या देखा कि जो ये खाना बनाने में उपयोगी होती है, गैसीय अवस्था क्योंकि हम गैसों को खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। रसोई घर में LPG होती है, तो खाना बनाने में उपयोगी, तो ये क्या होती है, खाना बनाने में ये क्या होती है, उपयोगी होती है। और ये क्या होती है कि LPG तथा अस्पतालों के जो ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होती है, संपीड़ित गैस होती है। LPG जो रसोई में इस्तेमाल होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और जो अस्पतालों में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, उनमें क्या होती है, संपीड़ित गैस होती है। क्या होती है, संपीड़ित गैस होती है। जो LPG और ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनमें संपीड़ित गैस होती है। और वाहनों के ईंधन के रूप में CNG का प्रयोग, CNG वाहनों के ईंधन के रूप में प्रयोग, ये क्या होती है, वाहनों का ईंधन, ये क्या होता है, वाहनों का ईंधन होता है। जो CNG होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ये वाहनों के ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। गैस का होता है अन्य गैसों में विसरण तेजी से होता है, जैसे खाने की खुशबू दूर से आना, अगरबत्ती की खुशबू आना, गैस का अन्य गैसों, जो गैस होते हैं इनकी संपीड्यता होती है वो काफ़ी अधिक होती है, खाना बनाने में उपयोगी होती है। LPG और LPG जो रसोई घर में जो LPG सिलेंडरों में LPG होती है और ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। CNG होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका क्या होता है, वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। गैस का अन्य गैसों में तेजी से क्या होता है, विसरण होता है। गैसों में अनियमित और तीव्र गति होती है। तो जो गैस के कण होते हैं इनमें क्या होती है, अनियमित और तीव्र गति होती है। इनमें कैसी गति होती है, अनियमित और तीव्र गति होती है। और इसी कारण से क्या होती है, जो खाने की खुशबू होती है वो दूर से ही आती है। क्या करती हूँ आपको मेरी वीडियो
पसंद आई होगी। जो मैंने समझाया वो आपकी समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है हमारे आसपास के पदार्थ, उसके ऊपर हम तीसरी वीडियो अब लेकर के आए हैं। जिस वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो हम टॉपिक स्टार्ट 2 टॉपिक करेंगे, पदार्थ द्वारा अवस्था परिवर्तन। तो पदार्थ द्वारा अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, और जो 5th जो हम टॉपिक करेंगे वो ये है कि वाष्पीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि पदार्थ द्वारा अवस्था परिवर्तन की पदार्थ जो है अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन किस किस प्रकार से करता है, कैसे कैसे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो ये होता है कि तापमान परिवर्तन, यदि हम तापमान बढ़ा दें घटा दें तो भी पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेता है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का जो प्रभाव है वो तापमान परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। और यदि हम दाब में परिवर्तन कर दें तो भी पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है। तापमान दाब है घटा दें बढ़ा दें, तापमान को घटा दें या बढ़ा दें तो इससे भी जो पदार्थ की अवस्था है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इससे सबसे पहले हम हमारी जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक 1.12 जो क्रियाकलाप है उसमें दिया गया है कि हमने एक बर्फ़ का टुकड़ा लिया और उसको किसी चीज़ में डाल करके हम गर्म करते हैं। वैसे यदि हम सिंपली देखें तो उसको जो है हम पतीले में डाल करके गर्म करते हैं। तो उसमें और बराबर थर्मामीटर से मापते रहें। यदि थर्मामीटर नहीं है और बच्चे घर पे ही एक्टिविटी करते हैं तो मैं कहती हूँ कि उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे हाथ लगा के भी देखें ना थोड़ा थोड़ा, तो हमें पता चलता है कि मतलब आसानी से तो कि उसके जो तापमान में कोई परिवर्तन है कि नहीं। क्योंकि जैसे ही हम बर्फ़ को हाथ लगाएंगे हमें पता चल जाएगा कि तापमान में कोई परिवर्तन आया है कि नहीं। तो इससे हमें तापमान परिवर्तन का पता चलता रहेगा। बराबर हम तापमान परिवर्तन को भी हम देखते रहें कि हम क्या देखते हैं कि जब तक कि संपूर्ण पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती तब तक जो उसका तापमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और बाद में अचानक जो होता है वो तापमान में परिवर्तन हो जाता है। अचानक बाद में जो बर्फ होती है, बर्फ पिघल करके क्या है द्रव अवस्था में आ जाती है, यानी कि पानी की फॉर्म में आ जाती है। और उसके बाद अचानक से बहुत जल्दी वो क्या है वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। अचानक जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ठोस का जो तापमान बढ़ाने पर होने वाला परिवर्तन होता है वो क्या होता है, यदि किसी ठोस का हम तापमान बढ़ा दें तो जो क्या होता है, कणों की जो गति है, गतिज ऊर्जा है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कणों का अधिक तेजी से कण क्या है अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा द्वारा कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसको पार कर जाते हैं। कणों द्वारा नियत स्थान को छोड़कर अत्यधिक स्वतंत्र होकर गति करना। तो ठीक है, कण क्या होते हैं कि अत्यधिक स्वतंत्र होकर के गति करते हैं। तो क्या होता है ठोस का तापमान बढ़ाने पर होने वाला परिवर्तन। तो सबसे पहले हम तापमान परिवर्तन का जो प्रभाव है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि तापमान बढ़ाने पर होने वाला परिवर्तन। तापमान यदि तापमान बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, यदि तापमान बढ़ा देना, तापमान को यदि हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, तापमान बढ़ा देने पर कौन सा होने वाला परिवर्तन। तो तापमान यदि हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ना। क्या होगा, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ना। जो कणों की गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा। बढ़ने पर क्या होते हैं, यदि तापमान बढ़ जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका हमें कैसे पता चलता है, जैसे हमने पानी को गर्म किया तो क्या होती है कि वो कणों में गति आने के कारण वो वाष्प बनने
शुरू हो गए तो इससे कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है और कणों का अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं, क्योंकि पानी उबलता है तो कंपन करता है ना, तो उससे तो कण अधिक कणों द्वारा अधिक तेजी से कंपन, तो कण क्या होते हैं वो अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। बाद में जो ऊष्मा द्वारा पदार्थ की जो ऊर्जा होती है उसके कारण जो कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है ना वो पार कर जाते हैं। कण ऊर्जा के कारण कणों के बीच ऊष्मा द्वारा जो प्रदान की गई ऊर्जा होती है वो क्या होती है कि वो कणों द्वारा जो कणों के बीच में आकर्षण बल होता है ना उसको पार कर जाती है। इसी कारण कण एक दूसरे को, पानी के कण होते हैं वो पानी को छोड़ करके भाप में बदलते ऊपर चले जाते हैं। यदि छोड़ते हैं, यदि भाप बन रही है पानी में, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो पानी है वो कुछ अपने आप ही पानी से अलग हो रहा है भाप के रूप में। तो ये क्या होगा कि आकर्षण बल को पार कर लिया है। इस वजह से जो ऊष्मा द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा है, ऊष्मा द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा द्वारा आकर्षण बल को पार करना, द्वारा आकर्षण बल को पार करना। जो ऊष्मा द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है ना वो क्या होती है, वो आकर्षण बल को पार कर जाती है। हमने देखा कि जो ये पदार्थ के कण होते हैं, हमने क्या देखा कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में एक आकर्षण बल होता है। हमने थाली में पानी लेकर के हम उसको काटने का प्रयास करते हैं, थोड़े से पदार्थ जो वस्तुएं होती हैं उन्हें तोड़ने का प्रयास करते हैं तो वो चीज़ें टूटती नहीं है, पानी कटता नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में एक आकर्षण बल होता है, वो काम करता है। तो वो आकर्षण बल यदि हम उस पदार्थ को ऊष्मा प्रदान कर देते हैं तो जो उसके कण होते हैं, पदार्थ के कण, वो ऊर्जा के द्वारा क्या होते हैं, ऊष्मा द्वारा जो ऊर्जा प्रदान की जाती है उसके द्वारा वो आकर्षण बल को पार कर जाते हैं और वो फिर क्या होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे से अलग होना शुरू कर देते हैं। यदि हम ऊर्जा देंगे तो पदार्थ के कण एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट कर देंगे। तो यही यहाँ पे हुआ है। तो अब आकर्षण बल को पार कर जाएंगे तो कण क्या है, अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करते हैं। तो पदार्थ क्या होते हैं, अपने नियत स्थान को छोड़कर कण अपने नियत स्थान को छोड़कर क्या करेंगे, अधिक स्वतंत्र होकर गति करते हैं। अधिक स्वतंत्र होकर गति करना। पदार्थ क्या होंगे, अपने नियत स्थान को छोड़ करके फिर अधिक स्वतंत्र होकर के गति करते हैं। अब क्या देखते हैं कि एक होता है जब हमने बर्फ को पिघलाया तो बर्फ को जब हमने ऊष्मा प्रदान की तो बर्फ ने क्या है, पिघलना शुरू हो गए। तो जो ये बर्फ का पिघलना था ये क्या था, गलनांक। गलनांक होता है, ये क्या होता है, वो कम से कम तापमान जिस पर गलनांक क्या होता है कि गलनांक, अब हम देखते हैं कि गलनांक, हमने देखा कि जब बर्फ को हमने गर्म किया, उसको ऊष्मा प्रदान की तो बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया।
बर्फ का ये जो ठोस का पिघलना होता है ना, वो गलनांक होता है। जिस कम से कम तापमान पर ठोस पिघलना शुरू कर देते हैं वह क्या होता है, गलनांक होता है। गलनांक क्या होता है, वह न्यूनतम मतलब कम से कम तापमान, न्यूनतम होता है न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम यानी कि वह कम से कम तापमान जिस पर ठोस पिघलना शुरू करते हैं। पिघलना यानी कि जो द्रव अवस्था में आना है वो ठोस पिघल कर क्या होता है, द्रव बन जाता है, पिघल कर द्रव बन जाता है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक क्या होता है, बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। केल्विन होता है। बर्फ का गलनांक क्या होता है, 273 केल्विन होता है। बर्फ का गलनांक क्या होता है, 273 केल्विन। जो ठोस का गलनांक होता है वो कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। किसी ठोस का जो गलनांक होगा वो उसके कणों के बीच का आकर्षण बल है। यदि किसी ठोस का गलनांक ज़्यादा है तो हमें पता चलेगा कि इसके कणों के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब आकर्षण बल था। यही कारण था कि इसको बहुत ज़्यादा ऊष्मा देने में, कि यदि किसी पदार्थ का गलनांक ज़्यादा होता है तो हमें क्या पता चलता है कि इसको हम यदि बहुत ज़्यादा ऊष्मा देंगे तो ही ये क्या है कि ठोस पिघलेगा। पिघलने से क्या होगा, द्रव अवस्था में आने पर उसके जो कण होते हैं वो थोड़े अलग अलग होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ठोस का गलनांक होता है वो पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल है उसको दर्शाता है। संगलन क्या होती है, अब जो ये गलने की प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहेंगे, गलने की प्रक्रिया होती है इसे संगलन कहते हैं। ठीक है, गलनांक वो होता है कि जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाते हैं वो, पर ये जो प्रक्रिया होती है पिघलने की ये क्या होती है, संगलन। संगलन क्या होती है, पिघलने की प्रक्रिया। पिघलने की प्रक्रिया यानी कि ठोस पिघल कर जिस प्रक्रिया द्वारा ठोस से द्रव अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, संगलन। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन, ठोस से जो द्रव अवस्था में ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। इस पर कहते हैं कि हमने क्या देखा कि जो ठोस है उसके गलने की प्रक्रिया जब वो गल रहा होता है तब तक क्या है, तापमान एक समान रहता है। तो वो जो तापमान मिलता है उसे, वो तापमान द्वारा जो ऊष्मा प्राप्त होती है तो वो उसमें ऊर्जा होती है वो कहाँ चली जाती है कि तो जब तक कि बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। और जो वो तापमान मिलता है उसे वो क्या होता है कि वो तापमान में वृद्धि दर्शाए बिना वो क्या होता है कि उसमें ऊर्जा को बर्फ क्या है अपने अंदर अवशोषित करती रहती है।
तो वो और बीकर में जो ये सामग्री होती है उसमें ये उष्मा छिपी हुई होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा। छिपी हुई उष्मा, जो बीकर में ली गई सामग्री थी उसमें वो जो उष्मा थी वो छिपी हुई थी। यानी कि जो बर्फ में को जब हमने तापमान पर पिघलाना शुरू किया तो जब तक कि बर्फ पिघले नहीं, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो वो तापमान कहाँ गया? वो तापमान जो था वो बर्फ के अंदर छुपा हुआ था। तो वो ऊष्मा जो थी बर्फ के अंदर छुपी हुई थी, और जैसे ही बर्फ पिघलकर द्रव बनी तो अचानक उसने जो तापमान परिवर्तन है वो ज्यादा दिखाया। अब क्या होती है, संगलन की प्रसुप्त उष्मा। ये संगलन की प्रसुप्त उष्मा क्या होती है, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है जितनी उसमें उसे क्या कहते हैं, संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर जो है बर्फ के कणों से अधिक होती है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे हम देखते हैं कि जब हमारे फ्रिज में ज़्यादा बर्फ जम जाती है फ्रीजर के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने फ्रिज को 0 पर कर देते हैं। इससे क्या होगा कि बर्फ पिघल करके क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी। तो 0 डिग्री पर बर्फ भी पिघलना शुरू कर देती है। पर जो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है पर जल के कणों की ऊर्जा बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। इस तापमान पर क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा जल के कणों की ऊर्जा बर्फ के कणों से अधिक होती है। बर्फ के कणों से क्या होती है, अधिक होती है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो जल के कणों की ऊर्जा होती है ये बर्फ के कणों से अधिक होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस इससे ज़्यादा होती है। और 0 डिग्री सेल्सियस को और क्या कहते हैं, 273.15 केल्विन, ये तापमान होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस को यदि केल्विन में चेंज करता हूँ 273.15 केल्विन होता है। अब हम देखते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, जल को उसमें ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं और निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि परस्पर के आकर्षण बल को पार कर जाते हैं। क्या होता है कि जब जल को उसमें ऊर्जा देते हैं तो ये कण होते हैं ये अधिक तेजी से गति करते हैं और निश्चित तापमान पर ये पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आती है कि ये परस्पर के आकर्षण बल को तोड़ करके क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और इस तापमान पर क्या है, द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाते हैं। इस तापमान पर क्या होते हैं, द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाते हैं। तो क्वथनांक लगता है वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान
पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव गैस बनना शुरू कर देता है, बनना शुरू कर देता है, वह क्या होता है, क्वथनांक होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव गैस बनना शुरू हो जाता है, वो क्या होता है, क्वथनांक होता है। और जल के लिए यह तापमान 273 डिग्री केल्विन होगा। ठीक है, क्या होगा, क्वथनांक एक समष्टि गुण होता है। क्वथनांक क्या होता है, ये क्या होता है, समष्टि गुण होता है। क्वथनांक क्या होता है, समष्टि गुण होता है। और ये क्या होता है, जल के लिए यह तापमान, जल यानी कि पानी के लिए यह तापमान कितना होगा, क्वथनांक जो है ये पानी के लिए यह तापमान कितना होगा, ये होगा 373 केल्विन होगा। 373 केल्विन होगा। 373 केल्विन कैसे होगा, क्योंकि जो हमें पता है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू करता है। पानी कितने, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 प्लस में इसको यदि चेंज करना हो तो 100 प्लस 273 कितने होते हैं, ये केल्विन में अब बदल जाएगा। ठीक है, यदि किसी का 200 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू होता है तो वो उसका क्या होगा, तो 473 केल्विन होगा। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस को कैसे बदलेंगे, 473 कैसे होगा, ये 200 प्लस 273, ये 273 उसमें ऐड होते जाएंगे, क्या बन जाएंगे, तो 473 केल्विन बन जाएंगे। 473 केल्विन ऐसे चेंज करते हैं। तो मैंने साथ में केल्विन में चेंज करना आपको बता दिया। तो पानी के लिए यह तापमान कितना होगा, 373 केल्विन होगा। आप कहोगे कि 373 केल्विन कैसे होगा, 273 केल्विन पर तो बर्फ का जो हमने बताया, और बर्फ के लिए क्या कितना होगा, बर्फ के लिए ये 273 केल्विन होगा। बर्फ के लिए क्या होगा ये, और बर्फ के लिए कितना होगा, 273 केल्विन होगा। कितना होगा, 273 के मतलब केल्विन। ये क्यों होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि हमने जो एक्टिविटी में देखा कि जब हम बर्फ को मतलब ऊष्मा दे रहे थे तो वो जब तक कि बर्फ पिघल नहीं गई तब तक उसने तापमान में कोई परिवर्तन नहीं किया। क्यों नहीं किया, जो वो उसमें ऊर्जा थी वो बर्फ में गुप्त अवस्था में थी, वो छिपी हुई थी, और जैसे ही बर्फ द्रव में बदली तो वो अचानक वो ऊर्जा है ना वो साथ में आ गई। तो इस कारण से क्या होता है कि ये जो प्रसुप्त ऊष्मा होती है, इसी कारण जो ये होता है क्वथनांक पानी का 373 होगा और जो उसका बर्फ का होगा 273 केल्विन होगा। ये कारण होता है। इससे हमें क्या पता चला कि तापमान बदल करके हमने जो बर्फ को है वो द्रव में बदल दिया, द्रव से हमने उसको गैस में भी बदला जाता है। तो कुछ तापमान बदल कर पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम बदल सकते हैं। तो तापमान बदल करके हम पदार्थ को क्या कर सकते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। और कुछ जो द्रव होते हैं, कुछ ठोस होते हैं, वो द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं और उस गैस से वापस ठोस में बदल जाते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं। ये मेरे पास एक कपूर की टिक्की है। अब हम देखते हैं इससे क्या प्रयोग कर रहे हैं कि कैसे ठोस होते हैं वो सीधे गैस में बदलते हैं, ठोस होते हैं वो सीधे गैस में बदलते हैं। अब हम इसको जब गर्म करेंगे
गर्म करने पर कई बार तापमान घटाने और बढ़ाने से इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ठोस कई बार द्रव में परिवर्तित हुए बगैर सीधे गैस में भी परिवर्तित होते हैं, और कई बार क्या होते हैं कि गैस से सीधे ठोस में चले जाते हैं। तो ये हमने देखा ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण क्या होता है, ये प्रक्रिया कैसे होती है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे साइंस की और पूरी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये द्रव में परिवर्तित नहीं होंगे, तो ये इसके लिए हम और क्या उदाहरण लेते हैं। हमने जो ये एक्टिविटी हम देख रहे हैं उसमें क्या है कि हमने कपूर लिया है, और कपूर को जैसे हमने आग लगाई तो ये द्रव में परिवर्तित नहीं हुआ, और ये इसका सीधा क्या है, ये गैस में परिवर्तित हो गया। इस एक्टिविटी से हमें अच्छे से समझ में आ गया। तो जब हम तापमान परिवर्तन कर देते हैं तो कई बार कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो द्रव में परिवर्तित नहीं होते, और वो उनकी सीधी क्या है, गैस बन जाती है। हम ऊष्मा देते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित नहीं होते, वो सीधे किस में, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो गैस में सीधे परिवर्तित हो जाते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, अब हम ऊर्ध्वपातन और दूसरा क्या है, निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण, ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। ऊर्ध्वपातन होता है ठोस से जो गैस में बदलना, ठोस से गैस में बदलना। क्या होता है, ठोस होगा उसको हमने क्या दी, ऊष्मा, ऊष्मा दी तो वो सीधा किस में चले गए, गैस में। अब वो क्या होंगे, जैसे बर्फ को हमने ऊष्मा दी तो वो क्या है, पिघल करके पानी बनी, यानी कि द्रव अवस्था में आए। परंतु हम यदि उसको कपूर और ये क्या होते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड, इसको यदि हम इनको ऊष्मा देते हैं, कपूर और अमोनियम क्लोराइड को यदि हम ऊष्मा देते हैं तो ये द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ठोस में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को ठोस से सीधा गैस बनना क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। और गैस से क्या होता है, यदि हम तापमान घटाएं तो क्या होगा, गैस से सीधा ठोस बन जाना, यानी कि द्रव अवस्था में आए बिना सीधा ठोस बन जाना क्या होता है, निक्षेपण होता है। गैस से सीधे ठोस बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण। और ठोस से गैस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो अब हमने जो तापमान परिवर्तन का प्रभाव था वो देख लिया। आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे, कमेंट भी करें। तो अब हम दाब परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। अब जो दाब परिवर्तन, अब दूसरा क्या है, दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, किसी सिलेंडर में जो गैस लगाने पर जो बड़ी गैस होती है उसको दाब लगाएं या संपीड़ित करें तो उसका क्या प्रभाव होगा। क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम होगी, क्या ये दाब घटाने से पदार्थ की अवस्था में कोई परिवर्तन हो सकता है। क्या हम दाब को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो पदार्थ की अवस्था में कोई परिवर्तन होगा। हाँ, दाब घटाने या बढ़ाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि किसी सिलेंडर में यदि गैस भरी है उसके ये हम दाब उस पर दाब लगाने पर या संपीड़ित करने पर क्या होगा, इसके कणों के बीच की जो दूरी है वो कम होगी। दाब घटाने बढ़ाने से पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। तो जैसे हमने ये लिए सिलेंडर है ये, और इनमें गैस है, ये क्या है, पिस्टन सिलेंडर है। इसके अंदर क्या है, इसको दाब लगाया गया है, ये जो गैस है ये गैस के कण हैं। तो जब इस
इसमें इसके कणों को बढ़ाए, इसके ऊपर क्या लगाया गया, दाब। अब क्या दिया जा रहा है, दाब। दाब देने पर क्या होंगे, अब यहाँ पर जब हमने दाब दिया तो जो इसके कण है ना, वो पहले तो दूर दूर तक फैले हुए थे, अब क्या है, वो नजदीक नजदीक आ गए हैं। ऐसे ना, ऐसे थोड़े नजदीक नजदीक ये कण आ गए हैं। फिर इसके ऊपर फिर से हमने क्या दिया है, दाब दिया है। तो अब इसका प्रभाव क्या होगा कि ये कण और नजदीक आ जाएंगे, ऐसे इतने नजदीक नजदीक आ जाएंगे। तो दाब परिवर्तन से क्या होता है कि जो कण होते हैं उनके बीच की दूरी कम होती है, और उनको जो कम आयतन वाला जो बर्तन होता है उनमें हम संग्रहित कर सकते हैं। इसी कारण से जो गुब्बारे वाला होता है वो एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। तो उसका कारण यही होता है क्योंकि ये संपीड़ित होती है, कंप्रेस्ड होती है। इस वजह से जो एक गैस सिलेंडर होता है उसमें बहुत सारी गैस भरी हुई होती है। तो दाब परिवर्तन से क्या होता है कि ये जो होते हैं, ये जो गैस के कण होते हैं, इनमें इनकी दूरी घट जाती है और इनकी अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। दाब बढ़ाने और घटाने से जो क्या होता है, गैस होती है वो द्रव में बदल सकती है। दाब बढ़ाने या घटाने से गैस किस में बदल सकती है, यदि हम दाब घटा दें या बढ़ा दें तो ये द्रव भी बन सकती है। दाब, और यदि द्रव है उस पर हम यदि तापमान घटा ये घटा बढ़ा दे तो वो भी क्या है, वो गैस भी बन सकती है। तो इस ये भी काम हो सकता है। तो अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम क्या देखते हैं कि जो दाब बढ़ाने और घटाने से क्या होता है कि ठोस CO2। अब ठोस CO2 का हमने एग्जाम्पल दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। क्या कहते हैं इसे हम, ड्राई आइस। क्या होती है ड्राई आइस, यानी आइस यानी कि क्या होती है, ये शुष्क बर्फ होती है। क्या होती है, ये शुष्क बर्फ होती है। इसमें वायुमंडलीय दाब, उच्च दाब पर क्या किया जाता है, इसे संग्रहित किया जाता है। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। उच्च दाब पर इसका संग्रहित किया जाता है, उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। वायुमंडलीय दाब का जो एक दाब का जो माप का माप क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। वो ठोस CO2 को क्या है, गैस में बदल देती है। वायुमंडलीय दाब का मंडलीय दाब का जो वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर होगा, यानी क्या होगा, 1 ATM होगा, 1 एटम होगा। तो इस पर क्या होती है, इस पर ठोस CO2 क्या होती है, ठोस CO2 किसमें परिवर्तित हो जाती है, गैस में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है, गैस में। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ कहते हैं। इसी कारण इसे ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ कहते हैं। ड्राई सूखी, तो इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। तो जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है वो दाब और तापमान द्वारा तय होती है। पदार्थ की अवस्थाएं हमने इन प्रयोगों के आधार पर, इन उदाहरणों के आधार पर हमने क्या जाना कि पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं उस पर तापमान परिवर्तन का और दाब परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तापमान परिवर्तन करके हम ठोस को द्रव में बदल सकते हैं और द्रव को वापस ठोस में बदल सकते हैं। और जो ठोस होता है उसको हम ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण द्वारा ठोस गैस में और गैस ठोस में बदल जाते हैं। और जो होता है वाष्पीकरण से क्या होगा, जो द्रव होगा उसका जब वाष्पीकरण होगा तो गैस बन जाएगी, और जो गैस होगा उसका संघनन होगा तो वो क्या हो जाएगी,
वो द्रव हो जाएगी। अवस्थाएं पदार्थ की अवस्थाएं होती है। इस पर किसका प्रभाव पड़ता है? दाब और तापमान, दाब और तापमान द्वारा क्या होती है? ये प्रभावित होती है। द्वारा दाब और तापमान द्वारा क्या होती है? प्रभावित होती है। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे हमने क्या देखा कि ये द्रव है। क्या है? द्रव है। यदि द्रव पर हम क्या करेंगे? द्रव को क्या करेंगे कि उसका द्रव है, यदि वो जमाएंगे हम इसे, यानी कि तापमान कम करेंगे तो जम करके क्या बन जाएगा? वो जमना, द्रव क्या बन जाएगा? ठोस। द्रव है, यदि हम उसको जमाते हैं यानी कि कम तापमान देते हैं तो वो किस में परिवर्तन हो जाता है? ठोस में। और यदि हम ठोस को मतलब जो संगलन करते हैं, जो संगलन होगा, संगलन होकर के वो क्या बन जाते हैं? द्रव बन जाते हैं। यदि ठोस का ऊर्ध्वपातन होता है तो वो क्या बन जाते हैं? गैस। ऊर्ध्वपातन होगा तो क्या बन जाएंगे? ऊर्ध्वपातन करेंगे तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। और गैस का यदि निक्षेपण करते हैं तो क्या बन जाएगा? निक्षेपण करेंगे तो ये सीधे ठोस में बदल जाते हैं। अब यदि गैस है उसका संघनन होगा, गैस का यदि संघनन होगा तो वो द्रव में आ जाएगी। संघनन होगा तो क्या हो जाएगी? गैस का यदि संघनन होता है तो वो किस में आ जाती है? द्रव में आ जाती है। और यदि द्रव का वाष्पीकरण होता है तो क्या बन जाती है? गैस बन जाती है। यदि द्रव का वाष्पीकरण होता है, यदि द्रव का वाष्पीकरण होता है तो वो क्या बन जाती है? गैस बन जाती है। अब हमने क्या देखा कि यदि हम द्रव को जमाते हैं तो वो ठोस हो जाती है। और जब द्रव का संगलन हो, जब ठोस का संगलन होता है यानी कि जो पिघलने की प्रक्रिया है वो उससे क्या होगा? उसका परिणाम वो द्रव बन जाती है। अब ये जो द्रव बन गया, अब ये द्रव है, यदि हम इसका वाष्पीकरण करेंगे, उसको ऊष्मा दे करके इसको गर्म करेंगे तो ये गैस में बदल जाएगा। और ये गैस को यदि हम संघनन करते हैं तो ये वापस द्रव में बदल जाती है। ठीक है, तो ये किस में बदल जाती है? ये द्रव में बदल जाती है। जब अब क्या होता है? ठोस, ठोस को यदि हम ऊष्मा देते हैं तो ये द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधी गैस भी बन सकती है। और गैस को यदि हम गैस से सीधा ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। गैस से सीधा ठोस बनने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। ये था हमारा जो था पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की वैसे अवस्थाएं होती कौन कौन सी है? ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाएं होती हैं। इन तीनों अवस्थाओं पर दाब परिवर्तन का और तापमान परिवर्तन और दाब परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो ये आशा करती हूँ ये टॉपिक अब तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करती हूँ कि ये मैंने जो समझाया आपको इतना टॉपिक ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वाष्पीकरण के बारे में अब हम देखते हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या हमेशा
ऊष्मा देना या दाब बदलना ही आवश्यक होता है। पीछे हमने देखा कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन थी, दाब परिवर्तन द्वारा और उसके द्वारा, पर नहीं, जो पदार्थ की अवस्था होती है ये वाष्पीकरण द्वारा भी बदली जा सकती है। हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे उदाहरण भी देखते हैं। जैसे हमने देखा कि यदि हम कपड़े सुखाते हैं तो उन कपड़ों का पानी होता है वो कहाँ चला जाता है। तो इसका हमें क्या उत्तर मिलता है कि जब कपड़े हमने धूप में सुखाए, उनको गर्मी मिली, तो वो क्या थे, वो जल वाष्प बन करके वो वातावरण में चले गए। कुछ अंश में भी गीले कपड़े जो सुखाते हैं तब ये जो जल होता है ये खुला होता है। जब हम इसको खुला छोड़ देते हैं तो ये जो वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। तो ये जल को पानी को खुला छोड़ने पर ये वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। इसके जो पानी बनने के कुछ अंश होते हैं इनमें इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि एक दूसरे के आकर्षण बल जो होता है उससे वो मुक्त हो जाते हैं, यानी कि आकर्षण बल को वो तोड़ देते हैं और एक दूसरे से क्या है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो वाष्पीकरण क्या होता है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या होती है, वाष्पीकरण होती है। क्वथनांक से कम तापमान पर क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित, जो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया है वो क्या है, होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। तो इसमें क्या है, जब जल को हम खुला छोड़ते हैं हमें इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि एक दूसरे के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर जो द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया है वो वाष्पीकरण कहलाती है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से होते हैं। वाष्पीकरण यदि हम जो द्रव होता है उसका सतह क्षेत्र बढ़ा दें, जैसे पानी को किसी ज़्यादा खुले बर्तन में हम डाल करके रखें तो उसके वाष्पीकरण उसका बहुत जल्दी होगा। यदि तापमान ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है तो पानी है ना उसका तब भी उसका वाष्पीकरण बहुत जल्दी होगा। यदि वातावरण में आर्द्रता यानी कि नमी नहीं है तो भी वाष्पीकरण बहुत जल्दी होता है। और यदि बहुत तेज हवा चलती हो तो हमने देखा कि कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं, तो इससे भी क्या है वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण है, हमने देखा कि हम पानी को यदि खुले बर्तन में डाल करके छोड़ते हैं तो वो बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है। सतह क्षेत्र बढ़ाना, सतह क्षेत्र बढ़ाना, यदि पानी का सतह क्षेत्र बढ़ा देते हैं तो भी ये बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है। यदि वातावरण में नमी में कमी है तो भी ये जो क्या होता है वाष्पीकरण जल्दी होता है। वातावरण में आर्द्रता कम होना, वातावरण में यदि आर्द्रता कम होगी तो भी क्या होगा कि वाष्पीकरण होगा वो जल्दी होगा। और
और यदि तापमान में वृद्धि हो जाए, यदि किसी दिन गर्मी होती है तो हमें प्यास भी बहुत लगती है, और क्या होती है कि इससे जो पानी है वो उसका वाष्पीकरण भी बहुत जल्दी होता है तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि हो तो भी वाष्पीकरण प्रभावित होता है सतह क्षेत्र में। और वायु यदि बहुत जोरों से हवा चल रही होती है तो हमने देखा होगा कि फसलों को भी पानी की बहुत जल्दी जरूरत पड़ती है। वायु डाल करके छोड़े, खुले बर्तन में पानी डाल करके छोड़े तो हम देखेंगे कि 1-2 दिन में वो पानी क्या है वाष्पीकृत होकर के वो बर्तन खाली हो जाएगा। परंतु हम यदि एक बोतल में पानी डाल करके छोड़ें तो वो क्या होगा, वो वाष्पीकृत नहीं होगा, उतना का उतना ही रहेगा। यदि हम उसी बर्तन को गर्मी कहीं धूप की जगह रखते हैं तो वाष्पीकरण की दर होगी वो तेज गति से होगी, और उस दिन यदि हवा भी चल रही है तो भी वाष्पीकरण की गति बहुत तेजी से होगी। तो ये इन सब एक्टिविटीज़ को हम डेली लाइफ में करके देख सकते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि वाष्पीकरण क्या होता है। इसकी मैंने एक्टिविटी आपको क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि हम डेली रूटीन लाइफ में अपने देख रहे हैं कि जब हम कपड़े सुखाते हैं धूप में तो वो सूख जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका पानी गायब हो जाता है, यानी कि वाष्पीकृत हो जाता है। तो वाष्पीकरण को वहाँ पे हमने देख लिया कि वो जो तापमान के कारण वाष्पीकरण हो रहा है। यदि किसी दिन हवा चल रही होती है तो भी हमारे कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं, तो इससे भी हमें पता चल गया। हवा चलती है तब हमने खेतों में देखा होगा कि फसलों को पानी की ज़रूरत जल्दी होती है, ज़्यादा गर्मी में भी हमें फसलों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इससे क्या होता है, वो पानी कहाँ चला जाता है फसलों का और कपड़ों का, वो वाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये सब हमें पता है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता भी होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता भी होती है, यानी कि ठंडक भी होती है, क्योंकि जब ये वाष्प होता है तो ये जो कण होते हैं ये वातावरण से जो है उन जो कण होते हैं ये ऊर्जा लेने के लिए वातावरण से जो गर्मी होती है उसको अवशोषित कर लेते हैं। इस कारण जो आसपास का जो वातावरण है उसमें ठंडा हो जाता है। जैसे हम जो नेल पॉलिश उतारने वाला एसोटीन होता है उसको हम हथेली पर डालते हैं तो हमारी हथेली ठंडी दिखाई दे, ठंडक महसूस करते हैं। और जो ये एसोटीन होता है ये उड़ जाता है। इसका क्या कारण है कि जब हम हथेली पर डालते हैं तो ये जल्दी जल वाष्प बन करके ऊपर उड़ता है, और जब ये कण अलग होते हैं तो इनमें ऊर्जा की कमी होती है। ये अपनी ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए वातावरण से ऊर्जा लेते हैं। इस कारण हथेली की ऊर्जा को अवशोषित करेंगे। इस कारण हथेली की ऊर्जा अवशोषित हो गई तो हथेली में हमारे ठंडक महसूस होती है। तो जब हम एसोटीन को अपनी हथेली पर लेते हैं तो ये एसोटीन क्या होता है, जल्दी ही वाष्पीकृत हो जाता है। तो और ये हमारी हथेली में हम क्या ठंडक महसूस करते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि जब एसोटीन था वो हवा में जब वो गया तो उसने जो ऊर्जा थी वो हमारी हथेली से ऊर्जा ली, तो इससे हथेली से ऊर्जा लेने के कारण हमारी हथेली को ठंडक महसूस हुई और उस ऊर्जा को लेकर के वो जल्दी ही वाष्प में परिवर्तित हो गया। द्रव में खुले बर्तन में जो रखा हुआ द्रव होता है उसमें निरंतर वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास से जो होता है वो ऊर्जा होती है उसको अवशोषित करते हैं। तो वाष्पीकरण के कारण कम हुई ऊर्जा को पूरी करने के लिए, यानी कि दोबारा प्राप्त करने के लिए जो ये कण होते हैं, ये द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए
वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः यानी कि दोबारा प्राप्त करने के लिए जो होते हैं द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। द्रव के कण आस पास से क्या करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, आसपास से ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेते हैं। इस कारण हमें क्या है, ठंडक महसूस होती है, इस कारण ठंड होती है। आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण क्या होती है, इस कारण क्या होगी, शीतलता होगी। इस कारण क्या होगी, शीतलता होगी। जब आसपास से ऊर्जा अवशोषित हो जाएगी तो अपने आप ही वातावरण में ठंडक होगी। तो ये एसोटीन का उदाहरण हो गया, कपड़े सूखने का उदाहरण हो गया। तो ये सब इसके उदाहरण हैं। बर्फ से भरे हुए गिलास की बाहरी सतह पर जो जल की बूंदें नजर आती है, इसका क्या कारण होता है। जब बर्फीला जल यानी कि बहुत ठंडा पानी होता है, उसकी बाहरी सतह होती है, उसकी जो गिलास की बाहरी सतह होती है, उसके ऊपर जो पानी की बूंदें होती है वो नजर आती है। इसका क्या कारण होता है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर के कम हो जाती है। वायु में उपस्थित जो जल वाष्प होती है, जल वाष्प की ऊर्जा होती है वो ठंडे पानी के संपर्क में आकर के कम हो जाती है और वो क्या होती है, द्रव में बदल जाती है। इस कारण से जो हमें पानी की गिलास के बाहर जो पानी की बूंदें नजर आती है, उसका ये कारण है। तो ये आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।